हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर एक नए विषय वस्तु के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। यह विषय वस्तु एक नए विषय को आधार बनाते हुए कुछ उसके सब टॉपिक्स की चर्चा करेगा। आधार हमेशा प्रश्न रहेगा और प्रश्न के अनुरूप ही हम वहाँ पर एक उत्तर फ्रेमिंग करते हैं, एक आंसर को फ्रेम करते हैं। तो उत्तर प्रारूप क्या होगा उसकी तो चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ हम आंसर राइटिंग के साथ हम एक चीज़ करते हैं कि प्रश्न को समझने के साथ साथ उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के माध्यम के साथ साथ अलग अलग विषय वस्तु में एक एक टॉपिक का भी आप अध्ययन करते जाते हैं, जिसके अलग अलग आयामों को भी आप डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरीके से आपको दो फायदे होते हैं। एक तरफ आप आंसर फ्रेमिंग भी करना सीखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप एक टॉपिक का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आज चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है और आज का टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक को लेकर क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए और उस जानकारी का कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं आंसर फ्रेमिंग करने में। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आज का काफ़ी बड़ा है। प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में उपलब्धियों की सीमा के आर पार आवाजाही सीमा पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत म्यांमार सीमा के आर पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के लिए कदमों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत बड़ा है। समटाइम अगर आपको ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो कई बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम लिखना कहाँ से प्रारंभ करें या पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। तो इतने बड़े प्रश्न में वहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ क्रिएट होता है उनकी चर्चा करते हैं। तो कुछ तो कथन है जो बताता है। कथन क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में उपलब्धियों अर्थात उपद्रवी जो होते हैं या फिर आपको माओवाद नक्सलवाद या फिर जो भी समस्या उत्पन्न करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं, उनको कहते हैं कि सीमा के आर पार आवाजाही सीमा पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। ये कथन की तरह है। ये एक कथन की तरह जो आपको स्थिति की चर्चा अर्थात आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसके बाद कहता है कि भारत म्यांमार सीमा के आर पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली यहाँ से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में चर्चा करती है? भारत म्यांमार सीमा में जो वर्तमान की स्थिति के अनुरूप विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण करना है। ठीक है, साथ ही क्या करना है? चुनौतियों का प्रतिरोध करने के लिए उठाए गए जो कदम हैं उनकी चर्चा करनी है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल किस पर डिपेंडेंट है? भारत म्यांमार सीमा का जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी यहाँ पर चुनौतियाँ हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, और इनको किस तरीके से दूर किया जा रहा है, उससे संबंधित क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनकी चर्चा करनी है। तो आज यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है। तो पहली दो लाइन में कोई चीज़ आपको वहाँ पर पूछनी, बतानी या चर्चा नहीं करनी है, बल्कि जो क्वेश्चन था आपके लास्ट की 3 लाइन में था। देख लिया हमने। तो इस तरीके से प्रश्नों को यदि आप समझ लेंगे तो आपको भ्रांतियां नहीं होंगी और आप सही तरीके से प्रश्न को वहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे और लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब दूसरा चरण आता है, कुछ अन्य चीज़ों की चर्चा कर लें। देखिए, सबसे पहली चीज़ शब्द सीमा क्या है? शब्द सीमा हमारी है 250 शब्द। मिनट हमें कितने लेने हैं? 11 मिनट में। वर्ड कितना होना चाहिए पर स्पीड? आपकी 23 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको हासिल करनी है। अब उसके लिए डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ना। बिना डेली प्रैक्टिस के ये स्पीड आपको नहीं मिलेगी। तो 250 शब्द हैं, 11 मिनट में आपको आंसर को फिनिश करना है। विषय कौन सा है? आंतरिक सुरक्षा है। और टॉपिक कौन सा है? उपविषय सीमा प्रबंधन एवं चुनौतियाँ। तो आपका उपविषय है आज का है सीमा प्रबंधन एवं चुनौतियाँ, और आंतरिक सुरक्षा का एक टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत म्यांमार सीमा से संबंधित उससे चुनौतियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक टॉपिक और साथ साथ फ्रेमिंग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय सीमा की भौगोलिक चर्चा और उससे संबंधित कुछ समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो भूमिका भी आप इसी आधार पर बांध सकते हैं। जब भी भूमिका बांधेंगे तो भूमिका होती है जहाँ पर टॉपिक के बारे में सबसे पहले क्या होता है, हम जो भी टॉपिक पढ़ने जाते हैं उसकी थोड़ी बहुत आधारभूत समझ विकसित करते हैं, उसकी अवस्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं। आंतरिक सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भूगोल है, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर भौगोलिक नॉलेज आपको ज़रूरी है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? भूमिका में हम भौगोलिक जानकारी और उसकी वहाँ पर समस्यात्मक स्थितियों की एक रूपरेखा के माध्यम से भूमिका को बांधेंगे। तो आइए देखते हैं, टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक को पढ़ते हुए समझेंगे और उत्तर फ्रेमिंग करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर बताया जा सकता है कि भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से संवेदनशील है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सीमाएं हैं वो सिर्फ भारत के अंदरूनी जिलों से समस्याप्रद है, बल्कि उनकी सीमा जिन देशों के साथ लगती है उनके साथ भी समस्याप्रद है। तो वहाँ पर हमने इसको कैसे बताया, आंतरिक और बाह्य सीमा दोनों ही संवेदनशील है। तो यहाँ पर आंतरिक अर्थात सीमा के अंतर्गत और बाह्य सीमा के बाहर। तो हमारी सीमाएं के बाहर कौन सी समस्याएं हैं, तो सीमा के सबसे पहले आप बता दीजिए फिर सीमाएं किनके साथ लगती हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। नेपाल मूलतः देखा जाए तो आपका यूपी और उसके बाद आपका असम सिक्किम के जैसे क्षेत्रों को वहाँ पर वो टच आउट करते हैं, तो इसलिए उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरी जानकारी हो गई। उसके बाद ये भी बताइए कि इन क्षेत्रों में किस तरीके की, क्योंकि बाह्य ये देश हैं, इन देशों से किस प्रकार की समस्या है। तो लोग जो आतना जाना है वो कैसी समस्याएं हैं? माओवाद, नक्सलवाद, विप्लववाद, घुसपैठ की समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है अशांत है। नक्सलवादी बहुत हैं, माओवाद की समस्या बड़े स्तर पर है, विप्लववादी जो हैं वो वहाँ पर समस्या उत्पन्न करते हैं, अलगाववाद लेकर आते हैं, नए नए वहाँ पर चीज़ों को बात करते हैं, उपद्रवी हैं जो हैं, उपलब्धवाद है वहाँ पर, तो इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। घुसपैठ बड़े स्तर पर वहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग क्षेत्रों से आतंकवादियों का प्रवेश वहाँ पर होता है, तो इस तरीके की समस्याएँ भी वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद सीमा कैसी है, भौगोलिक स्थिति जरूर बताइए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बात की है कि मूलतः समस्या क्या है भारत म्यांमार सीमा को लेकर। तो भारत म्यांमार की सीमा कैसी है वो भी बताइए। तो भारत म्यांमार की सीमा कैसी है? छिद्र सीमा है, जिसमें आपके घने जंगल हैं, तो दलदल है, नदी झरने हैं, घाटी है, पहाड़ के कारण यहाँ पर कैसा है, सीमा पुलिसिंग की आपको समस्या है। तो सीमा पुलिसिंग की समस्या यहाँ पर किस कारण से है, अर्थात निगरानी करना क्यों समस्याप्रद है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी भारत म्यांमार की सीमा है वो बहुत ही भौगोलिक तौर पर बहुत ही जटिल है, बहुत ही छिद्रित है। कहीं नदी है, कहीं झरने हैं, कहीं दलदल है, कहीं घने जंगल, कहीं पहाड़ है, कहीं घाटी है, जिसके कारण वहाँ पर निगरानी करना, घुसपैठ को रोक पाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है एक मानव के संदर्भ से। तो यहाँ पर हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति को देखा, भौगोलिक जानकारी ले ली, किन किन देशों के साथ हमारी सीमा साझा होती है, किस तरीके की समस्याएँ हैं और भौगोलिक क्या क्या आपको समस्याएँ हैं, तो ये यहाँ पर हमने स्पष्ट कर लिया। अब यहाँ पर जानकारी लिखते हैं अपने मुख्य भाग को। तो मुख्य भाग में हमें 2 पार्ट में लिखना था, पहला समस्याएं बतानी थी और दूसरा उन समस्याओं का निवारण बताना था। तो यहाँ पर भारत म्यांमार सीमा के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या है ड्रग्स व हथियार की तस्करी। ये कैसे समस्या उत्पन्न करते हैं? देखिए, जब ड्रग्स का यहाँ पर आपको तस्करी होती है, ड्रग्स क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ड्रग्स त्रिकोण की समस्या आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर अफगानिस्तान की स्थिति है, थाईलैंड का आप नीचे चले जाए, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको बड़े स्तर पर तस्करी होती है ड्रग्स की। तो वहाँ पर आसानी से एंट्री मिल जाती है। म्यांमार के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी जो होती है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है। कैसे ड्रग्स, जैसे कि कोकीन है, हेरोइन है, अफीम है, इनकी तस्करी बड़े स्तर पर होती है। इस तस्करी से क्या होता है, जब आप इनकी तस्करी करते हैं, किसी को बेचते हैं तो पैसा मिलता है, और वो पैसा क्या होता है, वो वित्त क्या होता है, आतंकवाद का उससे वित्त पोषण किया जाता है। अर्थात आतंकवादियों को वो पैसा उपलब्ध कराया जाता है, और आतंकवादियों को वो तो पैसा उपलब्ध कराया जाता है जिसके माध्यम से वो अवैध गोला बारूद की यहाँ पर प्राप्ति करते हैं, चीन से उसे खरीदते हैं बड़े मात्रा में, और वहाँ पर माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी घटनाएं जो होते हैं, आपको सुरंगें बिछाना है, या फिर वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना है, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार की स्थानीय नागरिकों को परेशान करना है, घुसपैठ करना है। तो इस तरह की जो समस्याएँ होती हैं वहाँ पर एक चेन सी यहाँ पर बनी हुई है। ड्रग्स व हथियारों की तस्करी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ड्रग्स आता है, ड्रग्स की तस्करी होती है, उसे बेचा जाता है, पैसे मिलते हैं, आतंकवादियों को दिए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती है, उसके साथ साथ वहाँ पर आतंकवादियों के लिए गोला बारूद हथियारों की भी वहाँ पर तस्करी उन्हीं पैसों के माध्यम से करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर क्रिएट करती है। दूसरी समस्या है अवैध शरणार्थियों की समस्या है। अवैध शरणार्थियों की समस्या के तौर पर आप सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वहाँ पर एक संसाधन की समस्या होगी। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, मान लीजिए आपकी जनसंख्या जो है, जो लोग पहले आपके देश के नागरिक हैं वो तो आपके यहाँ रह रहे हैं, जो हैं तो उस भूमि का उपयोग करते हैं, उस भूमि पर उत्पन्न होने वाले अनाज पर उनका जो होता है अधिकार होता है, पानी पर उनका अधिकार होता है, फल पर उनका अधिकार होता है, पेड़ पौधे अर्थात हर प्राकृतिक संसाधन पर उनका अधिकार है। लेकिन मान लीजिए जो उस देश का नागरिक नहीं है, वो अवैध तरीके से आकर आपके यहाँ रहने लगेगा, तो वो भी क्या करेगा, उसी भूमि से क्या करेगा, अन्न उगाएगा, खाएगा,
उसी पानी को यूज़ करेगा, आपके पास जो पानी था उसी पानी का वो भी उपयोग करेगा। तो इस तरीके क्या होगा, जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी एक समस्या होती है, उसके वितरण की समस्या हो जाती है, होने प्रारंभ हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्लीपर आतंकवाद को जन्म देना। यहाँ पर जो अवैध शरणार्थी आते हैं वो मूलतः एक दया भय और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं, रच बस जाते हैं आपके समाज में, और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर उनको ऑर्डर मिलता है वो वहाँ पर उत्पात मचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, सुरक्षा में मारते हैं। तो एक तरीके वो स्लीपर आतंकवादियों की स्थिति विकसित होती है। इसके अतिरिक्त रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या आपने देखी थी, जिसके कारण वहाँ पर बड़े स्तर पर रोहिंग्या जो होते हैं वो आपको अलग अलग देशों में गए थे, भारत के भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वहाँ पर उनका प्रवेश हुआ था, और वही आपके प्राकृतिक संसाधनों की समस्या आगे चलकर यही जो स्थिति है वो समुदाय संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पर जो आपके देश के रहने वाले नागरिक हैं वो एक समय तक तो जैसे कहने का मतलब गेस्ट है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है और गेस्ट की तरह 2-4 दिन रह के चला गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ सब साझा करोगे। लेकिन अगर वो आपके यहाँ रहने लगा, आपकी संपत्ति पर अधिकार जमाने लगा, जिस पर आपका अधिकार है वहाँ पर आपके घर में ही रहकर वो आपको अपने के घर से बाहर कर दे, या आपके पास जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उसको वहाँ पर कब्जा कर ले, तो उससे क्या होगा, आप भी एक टाइम के बाद क्या करें, उसका विरोध करना शुरू कर दें, उसे घर से बाहर करेंगे, उससे मारपीट करेंगे। तो इस तरह की समस्याएं जो होती हैं तो समुदाय संघर्ष की स्थितियों में वहाँ पर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से अवैध शरणार्थी की समस्याएं भी हमें इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसके अतिरिक्त अगली जो समस्या है नकली मुद्रा की तस्करी। नकली मुद्रा की तस्करी के कारण क्या समस्या उत्पन्न होगी, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि नकली मुद्रा मार्केट में आएगी तो वहाँ पे मुद्रा जो होती है उसका प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा। लोगों को अगर नकली मुद्रा का पता नहीं तो उससे लेन देन प्रक्रिया होने लगेगी। इससे क्या होगा, मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग यहाँ पर वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाएगी उसके मुकाबले। तो इस स्थिति में क्या होगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो इस तरीके से नकली मुद्रा की तस्करी के कारण आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, मुद्रास्फीति वहाँ पर बढ़ जाती है। चौथी जो समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, वस्तुओं की तस्करी देखने को मिलती है। अब अगर वस्तुओं की आप तस्करी कर रहे हैं तो वहाँ पर सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। लेकिन वहाँ पर अगर आप तस्करी कर रहे हैं, जैसे कि सीमा पर क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु जो होती है सीमा के माध्यम से लीगल तरीके से आप इंटर करेंगे तो सरकार वहाँ पर क्या कर लेती है, आपकी कस्टम ड्यूटी लगाती है, सीमा शुल्क लगाती है। लेकिन अगर आप तस्करी कर रहे हैं, चोरी छुपे उसे ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका राजस्व का नुकसान होता है। तो इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इन चुनौतियों से निपटने संबंधी कुछ उपायों की भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से भारत म्यांमार सीमा पर जो समस्याएं आती हैं, तो समस्याओं को हमने एक बार देख लिया है। ड्रग्स व हथियार तस्करी की चर्चा हमने कर ली, अवैध शरणार्थी की समस्या और उससे रिलेटेड किस किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। उसके बाद नकली मुद्रा की तस्करी जो मुद्रास्फीति को क्रिएट करती है, और चौथी जो समस्या थी यहाँ पर वस्तुओं की तस्करी जो राजस्व की हानि होती है। अब अगर ये जो समस्याएं हैं, ये तो समस्याओं के जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमने उसके अकॉर्डिंग चर्चा कर ली। अब अगली बात आती है कि आपके पास जो समस्याएं हैं जो भारत म्यांमार की सीमा से जुड़ती हैं, हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, तो उपाय क्या अपनाए जा सकते हैं, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। पहला है कि एक समर्थित संगठन या बल का गठन किया जाए, जैसे कि मूलतः जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आपका असम राइफल्स हैं, आईटीबीपी हैं और आपके एसएसबी होते हैं। तो इस तरह के जो आपके सीमा सुरक्षा बल होते हैं, जो मूलतः कह सकते हैं बीएसएफ है, तो वो क्या करते हैं, वो इन क्षेत्रों पे अलग अलग जैसे अलग अलग क्षेत्रों के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं उनको वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर कौन कौन से काम करते हैं। बाड़ लगाने का काम करते हैं ताकि वहाँ पर सीमा पर जो एक घुसपैठ की समस्या होती है उसको पता लगाया जा सके, तो बाड़ वहाँ पर लगाने का काम इनके द्वारा होता है। सीमा की रक्षा करने का, यदि कोई घुसपैठ वहाँ पर हो रही तो उसे रोकना है, आतंकवादी हैं तो उनको वहाँ पर पकड़ना है, या तो अगर ज़्यादा वहाँ पर घुसपैठ की स्थिति होती है, गोलीबारी होती है, तो वहाँ पर उन्हें रोकना है। पेट्रोलिंग करते रहना है, समय समय पर निरीक्षण करना है, जो सीमा हमारी है वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, बाढ़ काट के उन ज़मीन को कब्जा करने की बात की जा रही है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं, अभी आप भारत और नेपाल के बीच देखिए समस्या हुई, भारत और चाइना के मध्य वहाँ पे समस्या हुई। वो क्या थी, वो एक तरह की सीमा में जो एक सीमा का सही तरीके से कह सकते हैं कि निर्धारण ना हो पाने के कारण दो अलग अलग देश, वो कहते हैं ये मेरा ज़मीन है, वो कहता है वो मेरी ज़मीन है, तो उसको लेकर एक विवाद वहाँ पर सीमा को लेकर होता है। तो उन चीज़ों को वहाँ पर कि हाँ, इस जो ज़मीन जिस पर हमारा वर्तमान समय में कब्जा है, ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप लापरवाही बरतें तो और वहाँ पर दूसरे देश के जो सेना है या आपके देश हैं वो उस पर कब्जा कर लें। तो हमारे जो सीमा सुरक्षा जो बल होता है वहाँ पर इस तरह के कामों को 3 तरह के काम निर्धारित करता है, 3 तरह के काम को संचालित करेगा। बाड़ लगाना, सीमा की रक्षा करना और पेट्रोलिंग करना।
ये तो एक का हो गया। दूसरा उपाय है हम स्मार्ट बाड़ लगाएं। बाड़ लगाना भी है तो स्मार्ट बाड़ लगाएं, और स्मार्ट बाड़ के कई तरीके हैं इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। स्मार्ट बाड़ में क्या क्या, लेज़र तकनीक से, वहाँ पर लेज़र जो होती है वो आपकी कोई भी वहाँ पर अगर आसपास आपको लेज़र वहाँ पर है तो उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर आपकी जान माल को हानि हो सकती है। तो लेज़र एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो प्रकाश की जो होती है, प्रकाश की एक तरह की किरण से होती हैं, लेज़र जो होती बीम होती हैं प्रकाश की पुंजें, और वो बहुत ही ज़्यादा होते हार्मफुल होती हैं। तो उनके कारण वहाँ पर बिना किसी व्यक्ति को बाड़ इत्यादि को लगाना वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। लेज़र के माध्यम से आप वहाँ पर एक सीमा सुरक्षा को तैनात कर सकते हैं। इंफ्रारेड कैमरे आप लगा सकते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वहाँ पर थर्मल कैमरेज भी होते हैं जिसके माध्यम से आप इमेजेस के बना सकते हैं कि हाँ कौन है, किस तरीके से कहाँ पर इंटर कर रहा है। इसके अतिरिक्त ड्रोन के इत्यादि के माध्यम से आप वहाँ पर अपनी सीमा को सुरक्षित कर सकते हैं। मनुष्य की जो पेट्रोलिंग होती है, कई बार हमने देखा है कि सीमा की पेट्रोलिंग करते हुए सामने से दूसरे क्षेत्र से सामने से गोलीबारी हो जाती है, जिसके कारण कई बार हमारे जवान जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो वहाँ पर अपनी सीमा को वहाँ पर इस तरह पेट्रोलिंग के बजाय ड्रोन के माध्यम से हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं कि हाँ हमारी सीमा पर किसी प्रकार का कोई गतिरोध तो वहाँ पर नहीं हो रहा है या कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है। मोशन सेंसर लगाए जा सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति के मोशंस पर अर्थात तो उनके हाव भाव पर और जो होते हैं उनके इंटर करने पर वो वहाँ पर काम करते हैं। मोशंस कैमरे आप यूज़ कर सकते हैं, कौन किधर जा रहा है, कैसे इंटर कर रहा है, किधर जा रहा है, तो उसके आधार पर वहाँ पर चीज़ों को हम काम कर सकते हैं। तो मोशन सेंसर्स लगाए जा सकते हैं और उपग्रहों के द्वारा भी हम निगरानी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पर लेज़र तकनीक, इंफ्रारेड कैमरा, ड्रोन, मोशन सेंसर, उपग्रहों के द्वारा निगरानी करेंगे तो हम अपनी सीमा को ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर संचालित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि विज्ञान और तकनीकी का यहाँ पर हम प्रयोग करके अपनी सीमा सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं। इसके तीसरा जो बहुत ज़रूरी पहलू है वो है खुफिया उन्नयन। जैसे कि आप ड्रग्स तस्करी हो रही है, हथियारों की तस्करी हो रही है, नकली नोटों की तस्करी हो रही है, तो ये तस्करी कहाँ हो रही है, किनके द्वारा की जा रही है, किनके द्वारा समर्थित हैं, कब आने वाली हैं, यहाँ पर ये सारी जानकारी वहाँ पर होगी तभी हम उनको पकड़ पाएंगे, ताकि हम इस तरह की समस्याएँ से वहाँ पर निपट सकेंगे। उसके लिए आपके पास जो खुफिया तंत्र है उसका बहुत बेहतर होना ज़रूरी है, कुशल होना ज़रूरी है, साथ ही साथ वहाँ पर तकनीकी तौर पर उनका सक्षम होना ज़रूरी है, संख्या के माध्यम ज़्यादा वहाँ पर होनी चाहिए ताकि आप अलग अलग क्षेत्रों में उनको डिप्लॉय करके वहाँ पे जानकारी को एकत्र कर सकें। तो इस तरीके से हम सीमा सुरक्षा से निपटने के लिए इन चुनौतियों से निपटते हैं, समर्थित बलों को वहाँ पर देखते हैं जो भी कार्य करते हैं। इसके बाद एट द लास्ट तो ये हमारा मुख्य भाग हो गया। मुख्य भाग में हमने दोनों चीज़ों की चर्चा कर ली, हमने यहाँ पर चुनौतियों की भी चर्चा कर ली, हमने यहाँ पर उपायों की भी चर्चा कर ली। हमने सीमा सुरक्षा को देखा, सीमा सुरक्षा से अंतर्गत आने वाली चुनौतियों को देखा और उससे संबंधित उपायों की हमने चर्चा कर ली। तो सीमा सुरक्षा और उससे संबंधित चुनौतियों को लेकर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर सीमा प्रबंधन को देख लिया। एट द लास्ट यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो निष्कर्षता अगर आपको पॉइंट लिखने हैं तो हम कैसे पॉइंट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्या बचा है हमारे पास। तो कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, यहाँ पर अधिकारियों व सुरक्षा बलों से कुशलतापूर्वक कर्तव्यों का पालन, बेसिकली क्या है कि ये जिम्मेदारी वहाँ पर जो होती है किसको दी गई है, तो हमारे अधिकारी हैं जो पुलिसिंग कह सकते हैं, पुलिस अधिकारी हैं वहाँ पर उस क्षेत्रों के आसपास, उनकी भी है। साथ ही साथ जो आपका जो सीमा सुरक्षा बल हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो यदि वहाँ पर वो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से वहाँ पर संचालित करते हैं और निगरानी रखते हैं, जो कि वो ऐसा करते आए हैं और इसी कारण हम आज यहाँ पर पूरी तरीके से हमारा जो भारत देश है उसकी सीमा को पूरी तरह से वो सुरक्षित बना कर रखा है। तो यहाँ पर एक काम ये है। दूसरा, यहाँ पर नागरिकों के द्वारा खुफिया व सामरिक समर्थन देना। देखिए कई बार होता है कि कई लोग होते हैं कि देखिए मानव क्या है, अगर आप तकनीकी का प्रयोग नहीं करते हैं तो मानव एक जैसे कि इंटर कितनी दूर तक देख सकता है, कितनी पेट्रोलिंग करता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी क्षमता जो होती है वो सीमित होती है और इसके कारण इसी का लाभ उठाकर कई बार लोग प्रवेश कर जाते हैं, कई बार भौगोलिक सीमा को आधार बनाकर वो प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई घुसपैठ हुई भी है, यदि कोई तस्करी हुई भी है, ये कोई हथियार गोला बारूद आपके देश के अंतर्गत आया है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत, तो वहाँ पर जो गांव के नागरिक हैं उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, खुफिया तंत्र के तौर पर हमारा साथ दे सकते हैं। वो ऐसी जानकारियों को हमसे साझा कर सकते हैं कि कौन आया है, कब आया है, कहाँ पर है, और इस तरीके से हमें सामरिक एक बढ़त वहाँ पर मिल सकती है इन लोगों के खिलाफ। तो वहाँ पर नागरिक सहयोग का होना बहुत ज़रूरी है इन क्षेत्रों में।
तीसरी जो बात है कि सीमावर्ती देशों के एकीकृत साझा सुरक्षा प्रबंधन नीति पर कार्य योजना बनानी चाहिए। अर्थात जैसे कि हमने कहा कि भारत की जो सीमा लगती है वो चीन के साथ भी लगती है, वो नेपाल के साथ लग रही है, वो आपका सिक्किम मतलब पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के साथ लग रही है। तो वहाँ पर अगर ऐसे क्षेत्र हैं तो उन देशों के साथ एक साझा सीमा सुरक्षा तंत्र को विकसित करना चाहिए, जिसके माध्यम से किसी भी तरफ से कोई घुसपैठ हो रही है, कोई वहाँ पर गतिविधियाँ होने वाली हैं, तो उसकी जानकारी हमको साझा की जाए, जिससे हम यहाँ पर इस तरीके के दुष्प्रचार या कुप्रबंधन को, या फिर कह सकते हैं कि आतंकवादी हमलों या किस तरह के तस्करी इत्यादि को आसानी से रोका जा सके। और चौथी चीज़ यहाँ पर करनी है, सरकार के द्वारा सीमा सुरक्षा संबंधी तकनीकी व अवसंरचनात्मक विकास नीति व वित्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना। देखिए यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी पहलू है, हमारा जो सीमा है, जो हमारी कह सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिए वित्त की व्यवस्था की जाए। वित्त की व्यवस्था किस लिए की जाए? ताकि उन क्षेत्रों में तकनीकी और अवसंरचनात्मक विकास वहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। और जैसे कि हमने अभी यहाँ पर चर्चा हम कर रहे थे कि आपको स्मार्ट बाड़ लगाना है। स्मार्ट बाड़ के लिए लेज़र तकनीक है, इंफ्रारेड कैमरा है, ड्रोन है, मोशन सेंसर है, उपग्रह द्वारा निकालें, तो इनके लिए आपको निवेश करना पड़ेगा, पैसे वहाँ पर डालने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर ये चीज़ें सक्षम हो सकती हैं। समर्पित बाड़ लगाना है, पेट्रोलिंग करनी है, उसके लिए वहाँ पर खर्च आता है, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था को बेहतर करना होगा। और बलों जो सुरक्षा बल हैं उनको वहाँ पर हथियार और साजो सामान की भी आपूर्ति करना, और भी आधुनिक तकनीकी की, ताकि वहाँ पर उसको बेहतर तरीके से रोक पाएँ। तो इस तरीके की सारी क्रियाविधियों को संचालित करने के लिए सरकार के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर वित्त पोषण की एक अच्छी सुविधा करे और एक कार्य योजना के तहत इन सारी चीज़ों पर कार्य करना चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान समय में देखिए, जब चाइना ने आपको प्रवेश किया है गलवान घाटी में, जिस तरह से झड़प हुई है, उसके पश्चात से भारत ने बड़े स्तर पर नए हथियारों और जखीरों को वहाँ पर कह सकते हैं कि अनुमति दी है खरीदने की। इसके अलावा कई समझौते किए हैं अलग अलग देशों से नए उत्पादों खरीदने को लेकर। साथ ही वहाँ पर सीमा सुरक्षा को लेकर संरचना, सड़क इत्यादि को वहाँ पर बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये कार्य योजना तब नहीं की जानी चाहिए जब हमारा किसी के साथ यहाँ पर संघर्ष हो, बल्कि हमें तब भी करके रखना चाहिए जब यहाँ पर शांतिकाल हो, ताकि इस तरह की कोई अगर गतिविधियाँ इन फ्यूचर हों तो हम उस पर बहुत त्वरित गति से वहाँ पर कार्रवाई कर सकें और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज भारत म्यांमार सीमा प्रबंधन के संबंधित चुनौतियों के टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ लिया। ये टॉपिक आपका आंतरिक सुरक्षा के विषय का है। साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन के अनुरूप यहाँ पर इसकी फ्रेमिंग भी हमने की। फ्रेमिंग के अनुरूप यहाँ पर एक बार मैं आपको नज़र डाल देता हूँ कि यहाँ पर इस आंसर की फ्रेमिंग क्या थी। फ्रेमिंग में हमने भूमिका लिखी थी। भूमिका में हमने भारत की जो पूर्वोत्तर की सीमा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी, समस्याएं बताई और उसकी भारत म्यांमार सीमा के संबंधित कुछ स्थितियों का अवलोकन करते हुए आप इस उत्तर को लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। शब्द की बात करें 250 शब्द थे, तो यहाँ पर आप 50 शब्द इसके लिए लिख सकते हैं। इसके बाद मुख्य भाग में आएंगे। मुख्य भाग में आप दो चीज़ों के बारे में लिखेंगे। पहला जो भाग होगा भारत म्यांमार सीमा संबंधी चुनौतियों की चर्चा करेंगे और दूसरा जो पार्ट है मुख्य भाग में वो यहाँ पर इन चुनौतियों से निपटने संबंधी उपायों की चर्चा करें। मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, आप इनको डिटेल में पॉइंट वाइज बना सकते हैं, इन डिटेल वाक कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको 150 शब्द दिए गए हैं, तो 50 भूमिका, 150 आपको मुख्य भाग में, और अंतिम में 50 शब्द और कि इन फ्यूचरिस्टिक होकर हमें और भी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस किस स्तर पर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा बलों और अधिकारियों के स्तर पर काम करना है, नागरिकों के स्तर पर काम किया जा सकता है, दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन को लेकर काम किया जाता है और सरकार के द्वारा काम किया जा सकता है। तो 4 स्तरों पर हम यहाँ पर काम करने की योजना बना सकते हैं और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 50 शब्द दिए गए हैं। तो ये आपके उत्तर की फ्रेमिंग होगी जो प्रश्न के अनुरूप है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक टॉपिक को भी पढ़ लिया और समझ लिया, उसके आयामों की चर्चा कर ली। तो एक तरीके से हमारा आंसर फ्रेमिंग भी हुआ और टॉपिक की समझ भी विकसित हुई। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा और चीज़ों को यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले टॉपिक में, अगले प्रश्न को लेकर। वहाँ भी किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसकी आंसर फ्रेमिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। गुड लक और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए।